गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द सक्सेस लॉ एकेडमी। अब हमने टीपीए स्टार्ट करना है, जो हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में देख रहे हैं। अब हम टीपीए की बात करें, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक। एक्ट नंबर 4 ऑफ 1882, ठीक। तो ये हमेशा याद रखना, ये एक्ट नंबर जो दे रखे हैं वो भी आपको देखने हैं। एक्ट नंबर 4, कोई भी बेयर एक्ट आप देखो तो एक बार देख लिया करो वो एक्ट नंबर कौन सा, क्यों? क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लिया जा सकता है। अब फर्स्ट लॉ कमीशन ने ड्राफ्ट किया था, फिर सेकंड लॉ कमीशन ने इसे रिवाइज किया और फाइनली लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसे इंप्लीमेंट किया। डेट ऑफ एनफोर्समेंट कितनी है? 1 जुलाई 1882। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ये आपसे डेट हर एक्ट की पूछी जाती है, इसलिए एक A4 साइज का पेपर ले लो, ठीक। उसमें यहाँ सब्जेक्ट्स लिख लो, डेट लिख लो, टोटल सेक्शन, टोटल चैप्टर्स, इस टाइप से चीजें लिख लिया करो। एक पेपर में आपका सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि 1-2 नंबर का क्वेश्चन ये बनता ही बनता है, ठीक। टोटल चैप्टर कितने हैं? 8। टोटल सेक्शन कितने हैं? 137। कौन सी लिस्ट में आता है? ये एंट्री 3rd कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, और उसमें भी इसकी एंट्री नंबर 6 है। इट मींस इसे स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अमेंड कर सकती है। टीपीए एक सब्सटेंटिव लॉ है, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, और ये एक कंप्लीट एक्ट नहीं है, ठीक। ये एग्जॉस्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि सीपीसी के भी प्रोविजन यहाँ आ रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी, एसआरए रजिस्ट्रेशन, इन सब के साथ इसे पढ़ा जाता है और तभी ये कंप्लीट होता है। अब बिफोर टीपीए, टीपीए तो 1 जुलाई 1882 पे आया था, उससे पहले भी तो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होते होंगे, तो वो किससे गवर्न होते थे? तो लॉ ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, ठीक। अब टीपीए कहां कहां एक्सटेंड होता है एज पर सेक्शन 1, ठीक। तो होल इंडिया एक्सेप्ट पार्ट बी की जो टेरिटरीज थी वो बॉम्बे, पंजाब एंड दिल्ली, यहां पे अप्लाई नहीं होता। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो, उनके पास पावर है, वो ऑफिशियल गैजेट में इसके प्रोविजन या ये एक्ट अप्लाई कर सकती हैं अपने आप, और इवन ये एग्जेम्प्ट भी करवा सकती हैं स्टेट गवर्नमेंट, सेक्शन 54, 59, 107 एंड 123, ठीक। अब ये अमेंड 1929 में भी हुआ था और 2002 में भी हुआ था। अब अगर हम बात करें, ठीक, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किस चीज से डील करता है? तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो सेक्शन 5 से 37 है, वो डील करता है मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी से। सेक्शन 118 टू 137 वो भी डील करता है मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी से। अब जो रिमेनिंग प्रोविजन है, दैट इज सेक्शन 38 से लेके 117 तक, वो डील करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से। तो कभी आपसे कोई सेक्शन पूछ लिया जाए कि ये सेक्शन मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है या इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, तो आपको अगर ये चीज याद है तो बहुत इजीली आप वहां पे सही आंसर टिक कर लोगे। तो सेक्शन 5 से 37, 118 से 137 मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल, एंड रेस्ट रिमेनिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी से। अब जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है वो एक्ट ऑफ पार्टीज से भी हो सकता है और ऑपरेशन ऑफ लॉ से भी हो सकता है। तो जो एक्ट ऑफ पार्टी है वो अगेन दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट और दूसरा इंटरवाइवस। इंटरवाइवस मींस बाय लिविंग पर्सन, ठीक। अब जो टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट से होता है वो क्या होता है? एक तरीके का विल, और वो होता है इंडियन सक्सेशन एक्ट से गवर्न, वो होता है इंडियन सक्सेशन एक्ट से। अगर तो टीपीए जो है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज जो होता है वो बाय लिविंग पर्सन होता है, लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन। और इवन ये सेक्शन 5 में ट्रांसफर में हम पढ़ेंगे ही, और इवन प्रेम्बल में भी यही लिखा हुआ है। ऑपरेशन ऑफ लॉ,
ऑपरेशन ऑफ लॉ में बहुत चीजें होती हैं, बट टीपीए इसमें सिर्फ सेक्शन 57 और चैप्टर नंबर 4 में डील करता है। तो टीपीए बेसिकली ये चीज में डील करता है, एक्ट ऑफ पार्टी जो इंटरवाइवर्स होता है, और ऑपरेशन ऑफ लॉ ठीक अप्लाई नहीं होता, बट सेक्शन 57 एंड चैप्टर नंबर 4 ऑपरेशन ऑफ लॉ से ट्रांसफर होता है टीपीए का। अब देखते हैं हम सेक्शन नंबर 2 जो कि रिपील की बात करता है। ठीक, तो इसमें बस आपको 4 चीजें ध्यान रखनी है। पहला बोलता है नॉट एक्सप्रेसली रिपील्ड, जो मैंने रिपील्ड ही नहीं किए वो रिपील नहीं है, जो इनकंसिस्टेंट नहीं है टीपीए से, जो बिफोर टीपीए राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो, और ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। और अभी हमने देखा ऑपरेशन ऑफ लॉ टीपीए पे अप्लाई करता है सेक्शन 57 एंड चैप्टर 4, इसलिए ये यहाँ पे एक्सेप्शन बन जाता है, इसलिए ये यहाँ पे एक्सेप्शन बन जाता है। ठीक, तो ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो सेक्शन 57 और चैप्टर नंबर 4 टीपीए से डील करता है, और वो कैसे ट्रांसफर है, ट्रांसफरेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, और बाकी अदर जो ऑपरेशन ऑफ लॉ है वो टीपीए से डील नहीं करते। ठीक, अब चैप्टर नंबर 2 एज वेल एज गिफ्ट, ये मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होता, ये ध्यान रखना, प्री में बहुत पूछ ले। चैप्टर नंबर 2 एज वेल एज गिफ्ट के प्रोविजन, आपने मुस्लिम लॉ पढ़ा था, गिफ्ट वहां पे आपको क्लियरली बताया भी था। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 3 जो कि है हमारा डेफिनेशन क्लॉज। ठीक, आप लोग बेयर एक्ट अपने पास रखिए, बिना बेयर एक्ट के मत ही पढ़िए, बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए तभी ये देखिए। ठीक, अब सेक्शन नंबर 3 आता है डेफिनेशन क्लॉज। सबसे पहले डेफिनेशन आती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की हम डेफिनेशन देखें सेक्शन नंबर 3 में, ठीक, तो वो क्या बोलती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, एक नेगेटिव डेफिनेशन हो गई, स्टैंडिंग टिम्पर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास। मतलब ये यहाँ पे बस इतना बता देते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसमें क्या क्या नहीं आएगा, स्टैंडिंग टिम्बर नहीं आएगी, ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं आएंगी और ग्रास नहीं आएगी, बट क्या आएगा ये नहीं बताया। तो ये एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है अगर बात की जाए तो। ठीक, तो इसलिए अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन सेक्शन 3 में दे रखी है, बट वो नेगेटिव डेफिनेशन है, इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, उसको हम सेक्शन 3 क्लोज 26 ऑफ जनरल क्लोज एक्ट के साथ पढ़ते हैं। अगर कभी मेंस में भी आए तो सेक्शन 3 की तो आप लिखोगे, बट सेक्शन 326 जनरल क्लोज एक्ट को भी मेंशन आप करोगे। सेक्शन 3 ने क्या बोला, ये चीजें इंक्लूड नहीं है, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। ठीक, अब जनरल क्लोज एक्ट क्या बोलता है, जनरल क्लोज एक्ट बोलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा, लैंड आएगी, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, उस लैंड से जो बेनिफिट आ रहा है वो भी आएगा, एज वेल एज थिंग्स अटैच टू दी अर्थ, जो चीजें अर्थ से अटैच है वो भी आएंगी। ठीक, तो क्या हो गया, लैंड तो हो गई, बेनिफिट्स भी हो गए, एंड थिंग्स अटैच टू दी अर्थ। अब थिंग्स अटैच टू दी अर्थ में क्या क्या आएगा, अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाए ना इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो वो ये बनेगी, सबसे पहले लैंड आ गया, फिर बेनिफिट्स आ गए उसी लैंड के, फिर थिंग्स अटैच टू दी अर्थ। ठीक, अब थिंग्स अटैच टू दी अर्थ में क्या क्या आ गया, थिंग्स एम्बेडेड, थिंग्स अटैच्ड एंड थिंग्स रूटेड, ये तीनों चीजें आएंगी। ठीक, ये तीनों की तीनों चीजें आएंगी, बट थिंग्स रूटेड में इसके एक्सेप्शन है, क्या क्या नहीं आएगा, जो हमें सेक्शन नंबर 3 ऑफ टीपीए ने बताया। सेक्शन नंबर 3 ऑफ टीपीए ने बताया क्या क्या चीजें नहीं आएंगी। तो थिंग्स रूटेड में हमारा स्टैंडिंग टिम्बर नहीं आएगा, ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं आएंगी एंड ग्रोइंग ग्रास नहीं आएगी। ठीक, ये चीजें नहीं आएंगी। तो अगर मैं इमूवेबल की बात करूं, कोई लैंड है वो आएगी, अब उस लैंड से कोई प्रॉफिट आ रहा है, कोई रेंट आ रहा है, तो बेनिफिट ही हो रहा है ना, वो आएगा। और
थिंग्स जो अटैच्ड है लैंड में, अर्थ में, वो आएंगी। ठीक, उनमें क्या क्या है? थिंग्स एम्बेडेड, ठीक, थिंग्स अटैच्ड एंड थिंग्स रूटेड। अब फॉर एग्जांपल हम बात करें, अब आपने देखा होगा दरवाजे वगैरह होते हैं, वो थोड़ा सा, अगर आप देखो फ्लोर पे थोड़ा सा जाते हैं और साइडों में थोड़ा थोड़ा लगते हैं और उसको लगा दिया जाता है, तो क्या है वो? इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब कोई मूवेबल प्रॉपर्टी भी है, इवन चाहे फैन है, फैन को आपने ऊपर टांग दिया, ठीक, पंखा टांग देते हैं ना लगाने के लिए सीलिंग में, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाता है। हाँ, जब आप उससे हटा दोगे तो वो मूवेबल हो जाएगा, बट जब तक वो अटैच्ड है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगा। थिंग्स रूटेड, अब ट्रीज वगैरह जो हो गए, ठीक, वो, बट उसमें एक्सेप्शन क्या है? स्टैंडिंग टिम्बर नहीं होगा, ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं होगा और ग्रास नहीं होगी। ठीक, अब ये कुछ एग्जांपल है, ये देख लीजिए क्या क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी है और इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्री में बहुत पूछा जाता है कि क्या चीज इमूवेबल प्रॉपर्टी है और क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की हम बात करें, लीज हो गया, राइट टू वे हो गया, ठीक, लाइफ इंटरेस्ट इन द इनकम ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट टू कलेक्ट रेंट, आप अगर रेंट कलेक्ट कर रहे हो, राइट टू फिशरी, राइट टू फेरी, ठीक, लैंड आ गई अपने आप में, बिल्डिंग आ गई, प्रॉफिट डी पॉन्ड्री आ गई, राइट टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम द लैंड, इक्विटी ऑफ रिडम्पशन भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मॉर्गेज डेब्ट भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, राइट टू टेक फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो ये सारी चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं, आप लिख लीजिए कहीं, क्योंकि प्री में बहुत पूछा जाता है। क्या क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है? राइट टू वर्शिप, टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप, राइट ऑफ ओनरशिप, कॉपीराइट, शेयर्स, एरियर्स ऑफ रेंट, मेंटेनेंस, ग्रास, रॉयल्टी, क्रेडिट, ये चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। अब नेक्स्ट आता है हमारी डेफिनेशन जो है, इमूवेबल प्रॉपर्टी डेफिनेशन खत्म हो गई। अब आता है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या है? नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। देखो इंस्ट्रूमेंट दो टाइप के होते हैं, एक टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो विल वगैरह हो गई, वो इंडियन सक्सेशन एक्ट में चला गया। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है अटेस्टेड की। ठीक, अटेस्टेड के लिए कितने विटनेस चाहिए? 2 और मोर पर्सन, एटलीस्ट 2 या उससे ज्यादा, ठीक, साइन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सिक्यूटेंट, मींस पार्टीज के सामने साइन कर रहे हैं, प्लस मैंडेटरी है, मस्ट सीन, ठीक, प्लस मस्ट सी एक्सिक्यूटेंट, ठीक, क्या देखेगा? या तो वो साइन कर रही हो पार्टी, या इवन फिक्सिंग हिज मार्क, मतलब थंब इंप्रेशन वगैरह लगा रहे हो। और अदर पर्सन क्या कर रहा है? साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस और अंडर द डायरेक्शन ऑफ एक्सिक्यूटेंट, ठीक, या तो वो खुद साइन कर रही है पार्टी विटनेस के सामने, जो 2 और मोर पर्सन है उनके सामने खुद साइन कर रही हैं, या फिर मार्क थंब इंप्रेशन लगा रही हैं, या फिर पार्टी बोल रही है किसी और पर्सन को, डायरेक्शन दे रही हैं कि वो साइन करें। और पर्सनल एक्नॉलेजमेंट has received from the executant a personal acknowledgement of his signature or mark or the signature of such other person। तो ये अटेस्टेड के आपके इसेंशियल्स हैं। ठीक, अब ये जो पार्टी है ये मेजर होनी चाहिए एज वेल एज साउंड माइंड होनी चाहिए। ठीक, ये 2 और मोर पर्सन जो है ये मेजर होने चाहिए एज वेल एज साउंड माइंड होने चाहिए, और कोई अटेस्टेशन का फॉर्मेट नहीं होता। ठीक, अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है वो है हमारी नोटिस। अब नोटिस की बात करें तो नोटिस 2 टाइप के होते हैं। नोटिस की बात की जाए तो नोटिस 2 टाइप के होते हैं,
पहला एक्चुअल, दूसरा कंस्ट्रक्टिव। अब एक्चुअल नोटिस को ही हम डायरेक्ट नोटिस भी बोलते हैं या एक्सप्रेसली नॉलेज ऑफ अ फैक्ट बोलते हैं। ठीक, आपको डायरेक्ट एक नोटिस आ रहा है वो एक एक्चुअल नोटिस होगा। बट कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक इक्विटी का कंसेप्ट है। ठीक, कंस्ट्रक्टिव मींस आपको नॉलेज, आपको नहीं पता, बट हम ये मान ले रहे हैं आपको पता है। सिंपल सी चीज, आपके पास कोई नोटिस नहीं आया पर हम मान लेते हैं कि आपके पास नोटिस आया है। लॉ मान लेगा, ये डीम्ड कर लिया जाएगा कि आपके पास, आपको नॉलेज थी, इसलिए उसको हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलते हैं। ठीक, अब इसके एक्सप्लेनेशन है। पहला एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक, रजिस्ट्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट एक नोटिस होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट एक डायरेक्ट नोटिस ही होता है, एक्चुअल नोटिस। दूसरा, पोजेशन को भी हम नोटिस बोलेंगे। कोई भी पर्सन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन में है, एक्चुअल पोजेशन में है, ठीक, तो ये डीम्ड कर लिया जाएगा कि उसे नोटिस की नॉलेज है। थर्ड, अगर नोटिस एजेंट को दिया जा रहा है, ठीक, अब एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशन होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप पढ़ोगे कि अगर एजेंट को कोई नॉलेज दी जाती है तो इट मींस वो प्रिंसिपल को है। तो यही चीज यहां पे हम कर रहे हैं। एजेंट को अगर नोटिस दिया गया है तो इट मींस वो इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल के पास है। ठीक, अब इसके कुछ एक्सेप्शन है। फ्रॉड, थर्ड पॉइंट के, नोटिस टू एजेंट को फ्रॉड और कंसीलमेंट। ठीक, तो ये था नोटिस के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 5। तो अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 2, जो सबसे बड़ा चैप्टर है हमारे टीपीए। ठीक, हेडिंग क्या है इसकी? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ द पार्टी। ठीक, ये यहाँ पे ट्रांसफर जो भी हो रहा है वो बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज किया जा रहा है। अगर हम बात करें, ठीक, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अगेन मूवेबल और इमूवेबल होती है, तो चैप्टर 2 दोनों के बारे में बोल रहा है। सेक्शन 5 से सेक्शन 37 तक जितने भी ट्रांसफर हो रहे हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी के हो रहे हैं। बट सेक्शन 38 से 53A तक जो भी ट्रांसफर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के होंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, प्री पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चलिए अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 5 पे। सेक्शन नंबर 5 क्या बोलता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, उसकी डेफिनेशन। ठीक, इन दी फॉलोइंग सेक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस एन एक्ट, एक एक्ट है ये, बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वे प्रॉपर्टी in present or in future to one or more other living persons or to himself and one or more other living persons. ठीक, and to transfer property is to perform such act. बाकी फिर लिविंग पर्सन क्या क्या इंक्लूड करता है वो बता रहा है। ठीक, तो हम इसके इसेंशियल्स देखते हैं। इसेंशियल्स क्या क्या है? अगर हम इसके इसेंशियल्स देखें तो इसेंशियल्स क्या क्या है? ठीक, सेक्शन नंबर 5 का पहला इसेंशियल हो गया, एक एक्ट हो रहा है। ठीक, किसके द्वारा हो रहा है? लिविंग पर्सन के द्वारा हो रहा है। वो क्या कर रहा है? कन्वे कर रहा है। किस, कब? इन प्रेजेंट या इन फ्यूचर, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। किसको कर रहा है? तो अदर लिविंग पर्सन, एक पर्सन को सब कर सकता है, एक से ज्यादा भी कर सकता है पर्सन, या टू हिमसेल्फ, अपने आप को भी कर सकता है। ठीक, अब हम एक एक इसेंशियल ये समझते हैं कि ये क्या है क्या है। एक एक्ट हो रहा है। एक्ट मींस एक प्रोसेस, एक्ट मीन एक प्रोसेस हो रही है। ठीक, किसके द्वारा हो रही है? लिविंग पर्सन। अब लिविंग पर्सन कौन है? आप नीचे जाओगे तो लिविंग पर्सन
कौन बता रखा है, एक कंपनी हो सकती है, एसोसिएशन हो सकता है, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल whether incorporated or not। तो लिविंग पर्सन ये हो सकते हैं, कंपनी हो सकती है, एसोसिएशन हो सकता है, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकती है। ठीक, मीन्स कोई कंपनी हो गई, फर्म हो गई, कॉरपोरेशन हो गई, सारे लीगल पर्सन हो गए, वो सब लिविंग पर्सन में है। अब वो क्या कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं। ठीक, कन्वे क्या है, कन्वे मीन्स एक एक्ट हो रहा है। ठीक, एक एक्ट हो रहा है जिससे ए बी को कोई एक न्यू इंटरेस्ट क्रिएट करके दे रहा है। ठीक, ट्रांसफरी पे एक न्यू इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू इंटरेस्ट क्रिएट होना, तभी ट्रांसफर होगा, वरना नहीं होगा। ठीक, अब कन्वे कब किया जा रहा है, मे बी प्रेजेंट में किया जा सकता है, मे बी फ्यूचर में किया जा सकता है। प्रेजेंट में करेंगे वेस्टेड इंटरेस्ट, फ्यूचर में करेंगे कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट। किसको कर रहा है, तो अदर लिविंग पर्सन, क्या पर्सन, एक पर्सन भी हो सकता है, जैसे बी, ए ने बी को ट्रांसफर किया, या बी सी डी ई एफ भी हो सकते हैं, या इवन टू हिमसेल्फ, ए अपने आप को ही ट्रांसफर कर सकता है। आंसर इज यस, बट यहाँ पे जो लीगल कैपेसिटी होगी, जो टाइटल होगा, वो डिफरेंट होगा, और यहाँ पर डिफरेंट होगा। मतलब एज अ ट्रांसफरर उसका टाइटल अलग होगा, और एज अ ट्रांसफरी उसका टाइटल अलग होगा। और ये जो हिमसेल्फ वाला वर्ड है, टू हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को ट्रांसफर कर सकता है, ये 1929 अमेंडमेंट से आया। ठीक, अब सिंपल सी चीज, लिविंग पर्सन, एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है, इट मींस इंटरवाइवर्स ट्रांसफर हुए थे। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया। एक केस है, जगल जुगल किशोर वर्सेस प्रो कॉटन कंपनी लिमिटेड। इसमें क्या बोला गया, ये जो इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर वर्ड यूज किया गया है, ये कन्वे के लिए किया गया, ना कि प्रॉपर्टी के लिए। तो न्यू इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है, वो इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा है। अब दो पार्टी होंगी, एक होगा ट्रांसफरर, दूसरा ट्रांसफरी। ठीक, एक क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है, कभी कभी आ जाता है, तो बच्चों का गलत हो जाता है ये, कि क्या ट्रांसफर हो सकता है एक चाइल्ड को जो मदर्स वोम्ब में हो। आंसर इज यस। कौन से सेक्शन में, एज पर सेक्शन 5। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना अनबोर्न चाइल्ड से। ठीक, कौन से केस में ये बोला गया, टैगोर वर्सेस, टैगोर के केस में बोला गया है कि एक चाइल्ड को जो कि मदर्स वोम में है, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, पहली चीज यस। और कौन से सेक्शन में किया जा सकता है, दैट इज सेक्शन नंबर 5। हमेशा याद रखना, ये डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। और सेक्शन 13 अनबोर्न पर्सन जो बात करता है, वो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर की बात करता है। यहाँ एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को सेक्शन 5 में ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी, बट कि वहां पर सेक्शन 13 में अनबोर्न चाइल्ड को हो रही है, यहाँ पे ये मदर्स वोम में है। तो कभी आपसे प्री में पूछ लिया जाए चाइल्ड इन मदर्स वोम, तो कौन से सेक्शन में ट्रांसफर होगा, तो सेक्शन 13 मत कर देना, सेक्शन 5 करना। टैगोर वर्सेस टैगोर का केस याद रखना। ठीक है, अब ये कुछ एग्जाम्पल है। फैमिली सेटलमेंट क्या ट्रांसफर है, देखो मैंने आपको एक चीज बोली, अभी हमने वर्ड देखा था कन्वे। कन्वे मींस एक न्यू इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है ट्रांसफरी पे। क्या फैमिली सेटलमेंट में, ट्रांसफरी में कोई न्यू इंटरेस्ट क्रिएट होता है, आंसर इज नो। क्या कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो उसमें वो ट्रांसफर कहलाएगा, आंसर इज नो। क्या पार्टीशन जो होता है उसमें ट्रांसफरी को न्यू इंटरेस्ट क्रिएट होता है, आंसर इज नो। ये सारी चीजें तो ऑलरेडी से उसको है, उसे बस मिली नहीं है, उसको उसका हिस्सा नहीं मिला हुआ, ये सारी चीजें हैं। और पार्टीशन का ये केस याद रखना, वी एन शरीन वर्सेस अजीत कुमार। ठीक, जब सरेंडर होता है, क्या वो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, आंसर इज यस। सरेंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है। रिलिंक्विशमेंट क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, उसके सारे इसेंशियल्स देखो क्या हो रहा है, कन्वे हो रहा है, न्यू इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, आंसर इज नो। तो ये एग्जांपल्स याद रखना, प्री में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम सेक्शन नंबर, अब आता है हमारा सेक्शन नंबर 6, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में देखें या इवन मेंस में भी देखें, बहुत पूछा जाता है।
सेक्शन 6 बोलता है व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, कौन सी प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफर हो सकती है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है एक्सेप्ट, इसकी लिस्ट दे रखी है, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती, इनको छोड़ के सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। अब वो लिस्ट देख लेते हैं हम। ए, द चांस ऑफ एन हायर apparent succeeding to an state, the chance of relation obtaining a legacy on the death of kinship or any other mere possibility of like nature cannot be transferred। ठीक, तो ये बोलते हैं कि एक चांस है कि फ्यूचर में आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, वो चाहे हायर एपरेंट से मिल सकती हो, लीगेसी से मिलती हो उसकी डेथ के बाद, या कोई और पॉसिबिलिटी इसकी जैसी हो। तो इन शॉर्ट अगर हम इसको बोलें कि इस पे सक्सेशनिस्ट तो हो गया, ठीक, बी, a mere right of re-entry or breach of condition subsequent cannot be transferred to anyone except the owner of the property। A mere right of re-entry, an easement cannot be transferred apart from the dominant heritage। An interest in property restricted in its enjoyment to the owner personally cannot be transferred। राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस, अब ये देखो डीडी है, ये अमेंडमेंट से आया था, अमेंडमेंट कौन सी, 1929 वाली। A mere right to sue, a public office cannot be transferred, salary of public officer, stipends allowed to military, navy, air force and civil pensioners, and political pension, no transfer can be made which is opposed to the nature of the interest affected or unlawful as per section 23 of Indian Contract Act, or personally legally disqualified। Nothing in this section shall be deemed to authorize a tenant having an untransferable right of occupancy, the farmer of an estate in respect of which default has been made in paying revenue or lessee of an estate under the management of the Code of Wards, to assign the interest as such tenant, farmer or lessee। अब देखो लिस्ट दे रखी है, ये आपको लिस्ट याद करनी पड़ेगी। ठीक, लिस्ट याद करने के लिए शॉर्टकट जो है वो मैं आपको बता दूं, सिर्फ आप ये 9 लेटर्स याद करें, SRE, RFM, SPD, ये 9 लेटर्स याद कर लो, आपका सेक्शन 6 कंप्लीट। ये बात करता है स्पेक्ट सक्सेशनिस्ट की, ठीक, तो इवन स्पेक्ट सक्सेशनिस्ट जो है ये मुस्लिम्स पे भी अप्लाई होता है, मुस्लिम लॉ पे, हिंदू पे तो होता है, मुस्लिम्स पे भी होता है। ठीक, तो हमेशा याद रखना, कोई भी एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में प्रॉपर्टी मिलेगी बाय द वे ऑफ सक्सेशन, तो वो ट्रांसफरेबल नहीं है। मेरे पास अभी प्रॉपर्टी नहीं है बट मैं सोचता हूँ फ्यूचर में आ जाएगी, तो वो ट्रांसफर मैं नहीं कर सकता। इसमें 3 चीजें दे रखी हैं, इसको अगेन डिवाइड कर रखा है 3 चीजों में। पहला, द चांस ऑफ हायर एपरेंट सक्सीडिंग टू एन स्टेट, ठीक, चांस of a relation obtaining a legacy on the death of kinship or any other possibility। D, S, R है ना, right to re-entry, re-entry, यहाँ पे आप S ये हो गया, R से re-entry, ठीक, mere right of re-entry ट्रांसफरेबल नहीं है, ठीक। C, ये E है, easement, easement alone cannot be transferred। सिंपल सी चीज है, ईजमेंट हमेशा प्रॉपर्टी के साथ ट्रांसफर होगी, सिर्फ ईजमेंट नहीं दी जा सकती ना। टी, ये आर लिखा हुआ है हमने, रिस्ट्रिक्शन इन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, ठीक, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट इन अ प्रॉपर्टी, ठीक। अब आप प्रॉपर्टी
किसी को ट्रांसफर कर रहे हो और उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दे रहे हो उसके इंजॉयमेंट पे, ओनर पे, तो ऐसे ट्रांसफर नहीं होगा। अब ये आता है डबल डी। डबल डी जो है अमेंडमेंट से आया 1929। क्या बोलता है यहाँ पे, एफ है ना, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इज नॉट ट्रांसफरेबल। उसके बाद आ जाता है ई। ई किसकी बात करता है, एम की, मेयर राइट टू सू। मेयर राइट टू सू इज नॉट ट्रांसफरेबल। फिर उसके बाद आपका क्या आ जाता है, एस, पब्लिक ऑफिस एंड सैलरी, सैलरी का एस। उसके बाद आ जाता है पी, पेंशन। उसके बाद टी, एनी ट्रांसफर जो कि 123 का वायलेशन करे या डिस्क्वालिफाइड हो या अपोज टू इंटरेस्ट हो। तो सिंपल सी चीज, सेक्शन 6 के लिए आप ये याद कर लो, एस आर ई, आर एफ एम, एस पी टी, और इनकी फुल फॉर्म देख लो, क्योंकि प्री में बहुत पूछा जाता है और प्री में डायरेक्ट पूछा जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ऑप्शंस होंगे। अब आपको बस ये पता है, एस आर ई, आर एफ एम, एस पी टी, सेक्शन 6 क्लियर हो जाएगा। अब आता है सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 आपसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब अगर पूछ ले तो पूछ ले, यू नेवर नो, कभी भी कोई भी सेक्शन पूछा जा सकता है, इसलिए बेरक ए टू जेड सारे सेक्शन हमें पढ़ने चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा पढ़ने चाहिए। ठीक। सेक्शन नंबर 7 क्या करता है, कहता है पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। कौन से पर्सन कॉम्पिटेंट होंगे ट्रांसफर, उनके बारे में बताता है। एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ट्रांसफर, जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड आर एंटाइटल्ड टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। ठीक, एंटाइटल्ड हो उस ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी के लिए, और ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन। ठीक, इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी आइदर होली और इन पार्ट, आइदर एब्सोल्युटली और इन कंडीशन, in the circumstances to the extent and in the manner allowed and prescribed by any law for the time being in force। अब देखो ये क्या कहता है, एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है। अगर हम इस चीज की बात करें तो ये कहाँ मिलता है हमें, सेक्शन 11 में देखने को मिलता है कौन कौन से पर्सन है कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक, क्या बोलते हैं, मेजर हो, साउंड माइंड हो और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय हो। ऐसा कोई भी पर्सन जो मेजर है, जो साउंड माइंड है, जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मींस वो ट्रांसफर कर सकता है। जो प्रॉपर्टी का ओनर हो खुद, या ओनर नहीं है तो ओनर ने उसे एजेंट बना दिया कि वो प्रॉपर्टी डिस्पोज कर दे, और एंटाइटल्ड हो ट्रांसफर करने के लिए। अब प्रॉपर्टी पूरी की पूरी भी ट्रांसफर की जा सकती है या पार्ट्स में भी की जा सकती है। अब जो ट्रांसफर, देखो दो पार्टीज होंगी, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, तो ये बेसिकली मेजर होने चाहिए। यहां से तो यही पता चल रहा है ना, पर्सन क्या होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। ट्रांसफरर तो हमेशा ही मेजर रहेगा, ट्रांसफरी क्या मेजर होना चाहिए, आंसर इज यस, होना चाहिए। बट अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, अगर ट्रांसफरर मेजर नहीं है, माइनर ने ट्रांसफर कर दिया, तो वो ट्रांसफर क्या कहलाएगा। ठीक, तो वैसा ट्रांसफर अगर कोई माइनर ने कर दिया तो वो हो जाएगा वाइड एब, वो हो जाएगा वाइड एबनिशियो। कोई माइनर है उसने ट्रांसफर कर दिया तो वो क्या कहलाएगा, वाइड एबनिशियो। ठीक, ट्रांसफरी क्या हमेशा मेजर रहेगा, जनरल आंसर इज यस, क्योंकि पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मेजर होगा। ठीक, बट ट्रांसफरी दो केसेस में माइनर हो सकते हैं, तो दो केसेस कौन से हैं, पहला गिफ्ट एंड दूसरा मॉर्गेज। ये हमेशा याद रखना, प्री में बहुत पूछ लिया जाता है। इन दो केसेस में ट्रांसफरी जो है वो माइनर भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 8। ठीक, सेक्शन नंबर 8 जो है वो बात करता है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर की। ठीक, अगर प्रॉपर्टी, हम लैंड का ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉपर्टी लैंड है, ठीक, तो लैंड तो ट्रांसफर होगी, उसके साथ साथ और क्या चीजें ट्रांसफर होगी, ईजमेंट तो उसके साथ है,
रेंट एंड प्रॉफिट, ठीक, तो उस प्रॉपर्टी से रेंट एंड प्रॉफिट आ रहा है, वो भी तो ट्रांसफर होगा। एंड ऑल थिंग्स अटैच टू दी अर्थ। तो सिंपल सी चीज, जब भी लैंड है तो लैंड तो होगी ही होगी, उसके साथ ईजमेंट भी होगा, रेंट एंड प्रॉफिट भी होगा, ठीक, प्लस जो बाकी चीजें हैं वो भी होंगी जो अटैच्ड है अर्थ से। सेकंड, व्हेन द प्रॉपर्टी इज मशीनरी, जब प्रॉपर्टी ही मशीनरी है तब क्या होगा, तब मूवेबल पार्ट्स, जो भी उस प्रॉपर्टी के मूवेबल पार्ट्स होंगे, जब मशीनरी अटैच्ड है अर्थ से और उसे ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उसके जितने भी मूवेबल पार्ट्स होंगे तो वो भी ट्रांसफर होंगे। हमेशा याद रखना, सारे मूवेबल पार्ट, ठीक। व्हेन द प्रॉपर्टीज हाउस, जब हाउस है तो ईजमेंट, रेंट, लॉक, की, बार, डोर, विंडो एंड ऑल अदर थिंग्स प्रोवाइडेड फॉर द परमानेंट यूज देयर विद। तो ये सारी चीजें इसके साथ ट्रांसफर होगी। विद द प्रॉपर्टीज डेप्ट और अदर एक्शनेबल क्लेम, तब क्या होगा, तो सिक्योरिटीज जो होती हैं वो भी ट्रांसफर जाती है। एंड द लास्ट, जब प्रॉपर्टी मनी है या अदर प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी मनी है या अदर प्रॉपर्टी, तो सिंपल सी चीज, इंटरेस्ट एंड इनकम एक्यूरिंग आफ्टर ट्रांसफर, जिस दिन ट्रांसफर हो गया उसके बाद इंटरेस्ट और इनकम जो आ रही है वो, ठीक। तो ये सारी चीजें आप याद रखना, सेक्शन 8 की हेडिंग याद रखना, सबसे पहले ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर, और ये 5 चीजें हैं। लैंड, लैंड के केस में क्या क्या ट्रांसफर होगा, ईजमेंट, रेंट एंड प्रॉफिट, ऑल अदर थिंग। हाउस, हाउस के केस में ईजमेंट, रेंट, लॉक, की, डोर, बार, विंडो, मशीन, ऑल मूवेबल पार्ट, डेप्ट, सिक्योरिटी, मनी, इंटरेस्ट एंड इनकम, ठीक। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 9 में। सेक्शन नंबर 9 की हेडिंग याद रखना, डायरेक्ट पूछ लेते हैं सेक्शन नंबर 9 कौन सा है। तो ये बात करता है ओरल ट्रांसफर के बारे में। अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस इन विच अ राइटिंग इज नॉट नेसेसरी रिक्वायर्ड बाय लॉ। जहां पे रिक्वायर्ड बाय लॉ ही नहीं है, ठीक, तो वहां पे सिंपल सी चीज है, ओरल ट्रांसफर भी हो सकता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, जो ट्रांसफर होता है, मोड्स ऑफ ट्रांसफर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन, जिसको हम ओरल ट्रांसफर बोलते हैं, एंड बाय रजिस्ट्रेशन। जहां पे रजिस्ट्रेशन जरूरी है वहां पे आपकी राइटिंग डीड बनेगी, ठीक। जहां पे नेसेसरी है वहां पे बाय रजिस्ट्रेशन ही होगा, और जहां पे बाय रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वहां पे ओरल ट्रांसफर हो सकता है। ओरल ट्रांसफर कैसे होगा, डिलीवरी ऑफ पोजेशन से, ठीक। अब जैसे हम सेक्शन 54 देख लें, क्या बात करता है, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक। तो जिस, जो सेल ₹100 से ज्यादा होगी वो बाय रजिस्ट्रेशन होगी, और 100 से कम होगी तो वो ओरल ट्रांसफर हो सकता है। तो ऐसे ही आप सेक्शन 54, सेक्शन नंबर 118, सेक्शन नंबर 107, सेक्शन नंबर 123, सेक्शन नंबर 130, ये सारी चीजें आपको मोड्स ऑफ ट्रांसफर के बारे में ही पता, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज हम सेक्शन 9 तक ही पढ़ रहे हैं, अब कल इसके आगे सेक्शन 10 से स्टार्ट करेंगे, ठीक। नाइस डे, टेक केयर, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द सक्सेस लॉ एकेडमी। अब ये सेकंड क्लास है टीपीए की। आज हमने सेक्शन 10 से पढ़ना है, लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 9 तक कवर कर लिया था। सेक्शन 10 जो है वो बात करता है कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन, एक तरीके की ये ट्रांसफर में कंडीशन लग रही, ठीक। अब इसके अगर हम इसेंशियल्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, और जब भी प्रॉपर्टी कोई ट्रांसफर होती है, या तो वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के साथ ट्रांसफर होती है या फिर वो लिमिटेड इंटरेस्ट के साथ ट्रांसफर होती है। तो इस सेक्शन 10 में दोनों केसेस है, ठीक। जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है तो एक कंडीशन लगाई जा रही है या कोई लिमिटेशन लगाई जा रही है। अब वो कंडीशन और लिमिटेशन है क्या, वो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन है,
वो कंडीशन और लिमिटेशन क्या है, वो एक एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन कर दे रही है ट्रांसफरी को। ठीक। अब जब ये चीज होती है तो इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट ये होता है कि कंडीशन और लिमिटेशन जो लगाई गई है वो वॉइड हो जाती है और ट्रांसफर वैलिड रहता है। ट्रांसफर वैलिड रहता है, लेकिन जो कंडीशन लगाई गई है या लिमिटेशन लगाई गई है ट्रांसफरर के द्वारा ट्रांसफरी को, वो वॉइड हो जाती है। इसके तीन एक्सेप्शंस हैं। तीन एक्सेप्शन क्या है? फर्स्ट वन इज लीज, सेकंड वन इज ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ वुमेन, एंड थर्ड वन इज पार्शियल रिस्ट्रेन। अगर पार्शियल रिस्ट्रेन है, देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन, अगर पार्शियल रिस्ट्रेन लगाई गई है कंडीशन में तो वो कंडीशन वैलिड रहेगी। ये तीनों कंडीशन वैलिड रहेंगी। ठीक। और ट्रांसफर भी वैलिड होगा। अब एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक ये घर है, ये ए ने गिफ्ट किया, गिफ्ट मींस ट्रांसफर, बी को, ए ने बी को ट्रांसफर किया। ठीक। और साथ में कंडीशन लगा दी कि ये आगे सेल नहीं कर सकता। अब जब गिफ्ट हम दे रहे हैं किसी को तो वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के साथ जाता है। अब बी ओनर बन गया, बी जो कुछ भी कर सकता है प्रॉपर्टी के साथ, बट आप कंडीशन लगा रहे हो कि आगे बेच नहीं सकते, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? वॉइड। बट ये ट्रांसफर क्या रहेगा? ये ट्रांसफर वैलिड होगा। ठीक। तो ऐसे ही आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसी टाइप की मतलब इलिस्ट्रेशन बना के एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा। ए घर सेल करता है बी को, ठीक, और साथ में कंडीशन लगाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सी को बेच सकता है, उसके अलावा किसी को सेल नहीं कर सकता। अब अगेन बी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है, ओनर है प्रॉपर्टी का, वो किसी को भी बेच सकता है। ठीक। तो ये कंडीशन क्या हो गई? वॉइड हो गई एज पर सेक्शन 10। और ये जो ट्रांसफर है, ये ट्रांसफर वैलिड रहेगा। ठीक। एक इसका केस है, केस देख लो आप, मोहम्मद रजा वर्सेस अब्बास बीवी। इस केस में बोला गया था कि जो पार्शियल रिस्ट्रेन है वो वैलिड रहेगी, क्योंकि एक्सेप्शन है देखो। ठीक। और एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन जो है वो वॉइड हो जाएगी। रिस्ट्रेन हमेशा याद रखना दो टाइप की होती है, एक एब्सोल्यूट, एक पार्शियल। तो सेक्शन 10 में एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन की बात की गई है। अगर एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन किया गया है तो वॉइड हो जाएगी वो कंडीशन, बट अगर पार्शियल है तो वो वैलिड रहेगी। चलिए अब देखते हैं सेक्शन नंबर 11। तो सेक्शन 11 देखते हैं। 11 की क्या क्या इसेंशियल्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है, बट यहाँ पे याद रखना सेक्शन 10 में एब्सोल्यूट और लिमिटेड इंटरेस्ट दोनों के साथ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा था, बट यहाँ पे विद एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ओनली, मींस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप दे रही है। ये हमेशा याद रखना, एक तरीके का इनका डिफरेंस भी है। ठीक। अब टर्म्स ऑफ ट्रांसफर क्या है? जब ट्रांसफर किया जा रहा है एक कंडीशन लगाई जा रही है। कंडीशन क्या है? कि इंजॉयमेंट जो होगा एक पर्टिकुलर मैनर में ही किया जाएगा। मतलब रिस्ट्रिक्शन किस पे लगाई जा रही है? इंजॉयमेंट में, कि हम आपको प्रॉपर्टी तो दे रहे हैं, ओनरशिप दे रहे हैं, बट एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, जैसे हम कहेंगे वैसे ही आप यूज करोगे। ठीक। कंडीशन शुड बी एब्सोल्यूट। ठीक। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? ये जो कंडीशन लगाई गई है ये वॉइड हो जाएगी। ये जो कंडीशन लगाई गई है ये वॉइड हो जाएगी, बट ट्रांसफर वैलिड रहेगा। कंडीशन वॉइड हो जाएगी, ट्रांसफर वैलिड रहेगा। और यहाँ पे कोई भी जो कंडीशन लग रही है, जो रिस्ट्रेन हो रही है, चाहे वो पार्शियल हो चाहे वो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन हो, तो दोनों की दोनों वॉइड होंगी। सेक्शन 10 में हमने देखा एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन वॉइड होती है, पार्शियल वैलिड होती है, बट सेकंड डिफरेंस जो सेक्शन 11 के साथ है, रिस्ट्रेन यहाँ पे किसी भी टाइप की होगी वो वॉइड हो जाती है। ठीक। अब इसके एक्सेप्शंस क्या क्या है? इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक, सेक्शन 17 एंड सेक्शन 40, ये तीन इसके एक्सेप्शंस है। अब देखो रिस्ट्रिक्शन जो लग रही है ना सेक्शन 11 में, हमेशा याद रखना प्रॉपर्टी के इंजॉयमेंट में लग रही है, कि आप प्रॉपर्टी कैसे यूज करोगे उस चीज पे लग रही है, उसके अलावा किसी चीज में नहीं लग रही। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये घर है ए का, ए इसको बेच रहा है बी को,
और साथ में रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आप यहाँ पे रह नहीं सकते, मींस रेसिडेंशियल यूज आप इस घर का नहीं कर सकते, आप यहाँ पे या तो गोदाम बनाओ या शॉप बनाओ। ठीक, अब ये सेल हो गई, तो ये जो कंडीशन लगी है ये कंडीशन क्या हो जाएगी, वॉइड, मींस बी इस घर में आके रह भी सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, एब्सोल्यूट ओनर है वो, और ट्रांसफर जो होगा वो वैलिड रहेगा। ठीक, अब इसका एक केस भी है, लैंडमार्क केस, टर्क्स वर्सेस मॉक्स है, बेसिकली इसके एक्सेप्शंस के बारे में बात करता है। ठीक, अब देखते हैं हम सेक्शन नंबर 12, सेक्शन 12 के इसेंशियल्स देखते हैं। ठीक, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के साथ हो रही है, मींस यहाँ पे ओनरशिप दी जा रही है, ए बी को ट्रांसफर कर रहा है तो ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। ठीक, एक कंडीशन लग रही है, लिमिटेशन लग रही है कि प्रॉपर्टी ये जो ट्रांसफर हुआ है ये सीज हो जाएगा जब आप इंसॉल्वेंट हो जाओगे, जब ट्रांसफरी इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो ये प्रॉपर्टी वापस ट्रांसफरर को आ जाएगी। ठीक, तो ये जो कंडीशन है ये वॉइड हो गई और ट्रांसफर जो है वैलिड रहेगा। इसका एक्सेप्शन क्या है, लीज, लीज इसका एक्सेप्शन है। फॉर एग्जांपल ए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है बी को, कल को बी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक आ जाएगी ए को। तो ये जो कंडीशन लगाई गई है ये कंडीशन क्या है, वॉइड, बट ये जो ट्रांसफर है ट्रांसफर हमेशा वैलिड रहेगा। अब देखो सेक्शन 10, 11, 12 में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है और यहाँ से प्री के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, इवन मेंस के भी ये टॉपिक है, तो ये एक बार को ये चीज देख लो याद करने के लिए, स्पेशली प्री पॉइंट पे। सेक्शन 10 में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होती है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट एज वेल एज लिमिटेड इंटरेस्ट दोनों। ठीक, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है तो ट्रांसफरी के पास हो सकता है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जा रहा हो सकता है लिमिटेड इंटरेस्ट जा रहा हो। रिस्ट्रेन जो लग रही है, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन लग रही है तो वो वाइड है, पार्शियल रिस्ट्रेन लग रही है तो वो वैलिड है। ठीक, अब ये जो कंडीशन लगाई जा रही है, रिस्ट्रेन लगाई जा रही है, वो किस चीज पे लगाई जा रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रांसफरी डिस्पोज कैसे करेगा प्रॉपर्टी, डिस्पोजिंग दी प्रॉपर्टी पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। अब सेक्शन 11 देखते हैं। सेक्शन 11 बात करता है ट्रांसफर हो रही है प्रॉपर्टी बट एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के साथ, मींस ओनरशिप दी जा रही है, मींस ओनरशिप दी जा रही है, बट सेक्शन 10 में एब्सोल्यूट एज वेल एज लिमिटेड इंटरेस्ट भी हो सकता है। दोनों रिस्ट्रेन, चाहे वो एब्सोल्यूट हो चाहे वो पार्शियल रिस्ट्रेन हो, क्या है, वॉइड हो जाएंगी। सेक्शन 10 में एब्सोल्यूट वॉइड रहती है, पार्शियल वैलिड रहती है। ठीक, अब ये जो सेक्शन 11 है, सेक्शन 10 बात करता है डिस्पोजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, बट सेक्शन 11 क्या बात करता है, इंजॉयमेंट के ऊपर, कि आप प्रॉपर्टी को इंजॉय कैसे करोगे। ठीक, उस पे बात करता है। वेयर सेक्शन 12 सीधी बात करता है इंसॉल्वेंट पे, इंसॉल्वेंट हो जा रहा है जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है और वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के साथ हो रही है, मींस ओनरशिप दी जा रही है। ठीक, और जो रिस्ट्रेन है कि आप इंसॉल्वेंट हो जाओगे प्रॉपर्टी हमारे पास वापस आ जाएगी, वो वॉइड है, जबकि इन तीनों पे ट्रांसफर वैलिड है। तो ये याद रखना, सेक्शन 10 बात करता है डिस्पोजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी में, 11 बात करता है इंजॉयमेंट में, 12 बात करता है इंसॉल्वेंट में। 10 में एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन वॉइड है, पार्शियल रिस्ट्रेन वैलिड है। 11 में दोनों रिस्ट्रेन वॉइड है और 12 में कि जो इंसॉल्वेंट हो गए आप तो प्रॉपर्टी हमारे पास वापस आ जाएगी, वो जो कंडीशन है वो वॉइड है। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन नंबर 13, दैट इज अनबोर्न पर्सन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सो अब सेक्शन 13 देखते हैं। सेक्शन 13 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इवन मेंस के लिए भी। किसके बारे में बात करता है, अनबोर्न पर्सन के बारे में। ठीक, ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। अब आपने सेक्शन 5 जब देखा तो सेक्शन 5 बोलता है ट्रांसफर जब होता है लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन होता है, बट सेक्शन 13 क्या बोल रहा है, ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन, अनबोर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए ही ट्रांसफर किया जा रहा है। वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ person not is existent at the date of the transfer means unborn person subject to a prior interest, it means आप डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते हो अनबोर्न पर्सन को।
ये देखो लाइन लिखी है ना, सब्जेक्ट टू अ प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर, मींस आपको अगर अनबोर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो उससे पहले आपको एक प्रायर इंटरेस्ट करना पड़ेगा, दैट टू फॉर लाइफ। ठीक, लाइफ इंटरेस्ट के लिए ए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा बी को, और आफ्टर द डेथ ऑफ द बी वो प्रॉपर्टी जाएगी अनबोर्न पर्सन को। The interest created for the benefit of such person shall not take effect unless it extend to the whole of the remaining interest of the transfer in the property. Plus ये जो अनबोर्न पर्सन को प्रॉपर्टी जाएगी ये एब्सोल्यूट इंटरेस्ट से जाएगी। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है। ठीक, एक प्रायर इंटरेस्ट बनाया जा रहा है और वो इंटरेस्ट लाइफ इंटरेस्ट है। ठीक, और उसके बाद प्रॉपर्टी जा रही है अनबोर्न पर्सन को। फॉर एग्जांपल ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बी को फॉर लाइफ, और उसके बाद अनबोर्न पर्सन। ठीक, और ये जो अनबोर्न पर्सन को जाएगी ये एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के साथ जाएगी, दैट इज एब्सोल्यूटली। ठीक, तो एक तरीके से आप देखो ए ने बी को ट्रांसफर किया और बी से अनबोर्न पर्सन को जा रही है, डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं है, ये सब्सिक्वेंट ट्रांसफर है। हमेशा याद रखना सेक्शन 5 डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, वेयर सेक्शन 13 में जब अनबोर्न पर्सन को ट्रांसफर देना होता है तो वो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर होता है। ठीक, कंसेप्ट ऑफ ट्रस्ट बन रहा है एक, हमेशा याद रखना, पूछ लेते हैं सेक्शन 13 में कंसेप्ट ऑफ ट्रस्ट बनता है। ठीक है, अब अनबोर्न पर्सन हम कह रहे हैं तो अनबोर्न पर्सन कौन हुआ, अनबोर्न पर्सन वो हुआ अ चाइल्ड नॉट इन द एग्जिस्टेंस इवन इन द मदर्स वॉर्म। जिस दिन ट्रांसफर हो रहा है वो उस दिन एग्जिस्ट ही नहीं करता, इवन मदर्स वॉर्म में भी नहीं, और मदर वॉर्म में करता है तो वो सेक्शन 5 में ट्रांसफर होगा, वो अनबोर्न पर्सन नहीं कहलाया जाएगा। ये हमेशा याद रखना, प्री में बहुत पूछ लेते हैं और आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक, तो ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बी को फॉर लाइफ, एंड आफ्टर बी सी को जो कि अनबोर्न पर्सन है, और इसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के साथ की जाएगी। ठीक, तो ये एक कहलाएगा प्रॉपर ट्रांसफर एज पर सेक्शन 13। अगर ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है फॉर लाइफ, उसके बाद वो अनबोर्न पर्सन सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है विद लिमिटेड इंटरेस्ट, तो क्या ये प्रॉपर ट्रांसफर है? आंसर इज नो। ठीक, अगर ए डायरेक्ट अनबोर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो ऐसा अलाउड होगा, वैलिड ट्रांसफर होगा? आंसर इज नो। और हमेशा याद रखना अनबोर्न पर्सन लास्ट ट्रांसफर ही होगा, उसके बाद कोई ट्रांसफर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ए ने बी को किया, बी के बाद अनबोर्न पर्सन, तो ये एब्सोल्यूट इंटरेस्ट हो गया, इसके बाद डी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है? आंसर इज नो। ठीक, तो ये सब्सिक्वेंट ट्रांसफर है, डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं है, और लास्ट ट्रांसफर अनबोर्न को होगा और वो भी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के साथ होगा, वो भी हमेशा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के साथ होगा। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 14। ठीक, सेक्शन नंबर 14 बात करता है रूल अगेंस्ट परपेचुटी। ठीक, अब परपेचुटी का मतलब क्या हुआ? अब फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं ए ने प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर की, फिर सी को, फिर डी को, ऐसे करके वो कर ही चल रहा है, फॉर लाइफ फॉर लाइफ। ठीक, फिर ई, फिर एफ एंड सो ऑन। ठीक, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो यही बात करता है सेक्शन नंबर 14। ठीक, क्या इनडेफिनेट पीरियड परपेचुटी का अगर मतलब करें, ट्रांसफर फॉर परपेचुटी मींस अ ट्रांसफर फॉर इनडेफिनेट पीरियड। ठीक, तो यहां पे क्या बोलता है ये देखते हैं। नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू एन इंटरेस्ट विच इज to take effect after the lifetime of one or more person living at the date of such transfer, and the minority of some person who shall be in the existence at the expiration of that period, and to whom if he attains full age the interest created is so belong। इसका मतलब क्या हुआ? इसके इसेंशियल्स देखो पहले। एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है, ठीक, और वो किसके बेनिफिट के लिए हो रहा है? अनबोर्न पर्सन के लिए। ठीक, प्रायर इंटरेस्ट जो दिया जा रहा है, ठीक, वो लाइफ इंटरेस्ट होगा, और अनबोर्न पर्सन को
ठीक, बिफोर द डेथ ऑफ द लास्ट प्रीसीडिंग लिविंग पर्सन बोर्न होना पड़ेगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ए, बी और अनबोर्न पर्सन। अब जब इसकी डेथ हो रही है उस समय इसका एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है, तभी प्रॉपर्टी जाएगी। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल बी की डेथ हो गई, अनबोर्न पर्सन एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो प्रॉपर्टी वापस ए को चली जाती है। ठीक, अब ये कब तक पोस्टपोन की जा सकती है? लाइफ ऑफ लिविंग पर्सन प्लस मैन्योरिटी। मैन्योरिटी कितनी हुई? 18 ईयर। जो अनबोर्न पर्सन है वो जब तक माइनर रहेगा 18 ईयर, इसके से ज्यादा नहीं। तो ये कब तक पोस्टपोन की जा सकती है? लाइफ ऑफ लिविंग पर्सन और पर्सन्स, ठीक, और मैन्योरिटी। ठीक, अब फॉर एग्जांपल देखो, ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बी को फॉर लाइफ, उसके बाद अनबोर्न पर्सन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, अब ये बी के पास अभी प्रॉपर्टी थी, अनबोर्न पर्सन की डेथ हो गई मेजर होने से पहले, अभी बी जिंदा भी है, तो अब ये प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? क्या अनबोर्न पर्सन जो था उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाएगी, लीगल हायर्स के पास जाएगी? आंसर इज नो, ये प्रॉपर्टी चली जाएगी ए के पास। ठीक है, अब इसके कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन क्या है? सेक्शन नंबर 18, ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन। सेकंड इज पर्सनल एग्रीमेंट, कन्वीनिएंट रनिंग लैंड, चार्ज एंड मॉर्गेज। ठीक, तो ये एक्सेप्शंस भी पूछे जाते हैं और डायरेक्ट पूछा जाता है सेक्शन 14 क्या है, या रूल अगेंस्ट परपेचुटी कौन से सेक्शन में है। इससे क्वेश्चन 13 14 से बनते हैं, एक बार अच्छे से देखना। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 15। 15 और 16 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। ट्रांसफर टू क्लास सम ऑफ whom come under section 13 or 14. If on a transfer of property an interest therein is created for the benefit of a class of person with regard to some of whom interest fail by reason of any of the rules contained in section 13 and 14, such interest fail in regard to those persons only, not in regard to the whole class. तो सिंपल सी चीज ये बोलते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है एक क्लास ऑफ पर्संस को। क्लास ऑफ पर्संस के बहुत ज्यादा लोग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मान लो इधर कुछ लोग हैं, इधर कुछ लोग हैं। अब ये सेक्शन 13 और 14 की वजह से ये फेल हो जा रहा है। ठीक, 13 और 14 की वजह से राइट हैंड साइड वाली जो क्लास के लोग हैं वो फेल हो जा रहे हैं, उनको ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। बट यहाँ वाले सक्सेसफुल हैं, ये फेल नहीं हो रहे, तो ये वैलिड ट्रांसफर रहेगा और इनको ट्रांसफर नहीं होगा। बस इतना। सेक्शन 16 देख लेते हैं। ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर ट्रांसफर, मींस प्रायर ट्रांसफर जो किया गया वही फेल हो गया। वेयर बाय रीजन ऑफ एनी ऑफ द रूल्स कंटेन्ड इन सेक्शन एंड 13 एंड 14। 13 एंड 14 में जो रूल्स हैं, ठीक, इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन और class of person fail in regard to such person or the whole of such class, any interest created in the same transaction and intended to take effect after or upon failure of such prior interest also fail. ठीक, ये क्या कहता है? सिंपल सी चीज कह रहा है, ए ने बी को ट्रांसफर की, बी से अनबोर्न पर्सन को ट्रांसफर होगी, बट बी को जो ट्रांसफर किया गया अगर वो ही फेल हो जा रहा है तो अनबोर्न पर्सन का भी ट्रांसफर फेल हो जाए। अब सेक्शन 17 देखते हैं। तो अब आता है सेक्शन नंबर 17। 17 किसके बारे में बात करता है? एक्यूमुलेशन के बारे में। ठीक, सेक्शन नंबर 17 की हेडिंग आप देखो तो क्या है? डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन। ठीक, अगर हम बात करें अब एक्यूमुलेशन क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल ए ने प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर दी। अब यहां से जो रेंट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, वो अभी भी ए ले रहा है, वो अभी भी ए ले रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो जनरल रूल इज एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम ऑफ एनी प्रॉपर्टी इज वॉइड। ये एक जनरल रूल है, सामान्य नियम ये है कि आंसर इज नो, वॉइड है ये। बट इसके दो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है?
अप टू द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर ए ने प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर की, ठीक, फॉर एग्जांपल 2010 में की, ठीक है। अब 2020 में उसकी डेथ हो गई, मींस अप टू द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर कितने साल जिंदा रहा, 10 साल। तो ये बात करता है अप टू द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर, और 18 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर, मींस 2010 में की, तो 18 इयर्स कितने होते हैं, 2028, ये और आ गया, या तो 10 साल या 18 साल इस एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे ये बोलता है विच एवर इज लॉन्गर, जो ज्यादा टाइम है, तो मींस 18 ईयर्स, 18 ईयर्स के लिए वो ऐसा कर सकते हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल ए ने प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर की, 2000 में ट्रांसफर की, और इनकी डेथ होती है 2030 में, डेथ होती है 2030 में, ठीक। तो लाइफ कितनी हो गई, 20 ईयर, और क्या बोलते हैं 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर, दैट इज 18 ईयर। तो विच एवर इज लॉन्गर, तो यहाँ पे है ये 20 ईयर्स आंसर आए। तो आप ये मान सकते हो कि मिनिमम 18 ईयर्स के लिए तो होगा ही होगा, मिनिमम 18 ईयर्स के लिए तो होगा ही होगा, लेकिन ट्रांसफरर अगर 18 साल से ज्यादा रहेगा तो वो चला जाएगा, ठीक। तो दो एक्सेप्शन क्या है, अप टू द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर बहुत पूछते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, प्री में अप टू द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरी लिख देते हैं, ठीक। तो ये हमेशा याद रखना, ट्रांसफरर है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है उसकी लाइफ के बारे में बात करता है, अप टू द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर और 18 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफरर विच एवर इज लॉन्गर, और उसके बाद अगर ऐसा हो रहा है तो वो वॉइड होगा, वो इनऑपरेटिव होगा। बाकी तीन एक्सेप्शंस हो रहे हैं, पहला डेप्थ, दूसरा मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को ही मेंटेन करने के लिए किया जा रहा है, और रेजिंग पोर्शन, ठीक है। अब कभी कभी यहाँ पे उत्तराखंड में ये भी पूछा गया कि थ्योरी ऑफ सेपरेबिलिटी कौन से सेक्शन में अप्लाई होती है, दैट इज सेक्शन नंबर 70, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक अपना, दैट इज वेस्टेड इंटरेस्ट, सेक्शन नंबर 19, एंड कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट, सेक्शन नंबर 21। तो अब सेक्शन नंबर 19 आता है, ठीक। अब देखो, जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो दो इंटरेस्ट होंगे, या तो वेस्टेड इंटरेस्ट या कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट आता है आपका सेक्शन 19, कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट आता है सेक्शन 21, डायरेक्ट प्री में बहुत पूछा गया ये। सेक्शन 19 पढ़ते हैं, वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ पर्सन without specifying the time when it is to take effect, or in terms specifying that it is to take effect forthwith or on the happening of an event which must happen. Such interest is vested unless a contrary intention appear. तो vested interest तीन चीजों से पता चल रहा है कि वेस्टेड इंटरेस्ट, अब हमें कोई ट्रांसफर हुआ, हमें कैसे पता चलेगा ये वेस्टेड इंटरेस्ट है या कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट है। तो सेक्शन 19 बताता है अगर कोई डेट नहीं लिखी कि ये इफेक्ट में कब आएगी तब, या फिर फोर्थविथ अभी के अभी ट्रांसफर कर दिया गया, या फिर कोई एक इवेंट है विच मस्ट हैपन, दैट इज डेथ, अगर डेथ हो जा रही है तो, ठीक। तो इन केसेस में जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, ठीक है। देखो, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट स्पेसिफाइंग टाइम, या फिर फोर्थविथ, या फिर हैपनिंग ऑफ एन इवेंट दैट इज दैट। अगर ये तीन केसेस हैं तो क्या होगा, वेस्टेड इंटरेस्ट मिलेगा ट्रांसफरी को। ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की फोर्थविथ या विदाउट स्पेसिफाइंग टाइम या फिर दैट, ठीक। तो क्या मिलेगा, बी को वेस्टेड इंटरेस्ट मिलेगा उस ट्रांसफर के साथ। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि आपको वेस्टेड इंटरेस्ट तो मिल रहा है बट इंजॉयमेंट पोस्टपोन की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, वेस्टेड इंटरेस्ट मिल रहा है पर आपका जो राइट है, राइट टू एंजॉय, वो पोस्टपोन किया जा सकता है। इवन सेक्शन 17 जो हमने देखा था, ठीक है, 18 इयर्स या लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर तक, तो उस केस में भी राइट टू एंजॉयमेंट पोस्टपोन किया जा सकता है, या इवन सेक्शन 13 है उन केसेस में भी ये पोस्टपोन किया जा सकता है। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 21। तो सेक्शन 21 टॉक्स अबाउट कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट। देखो, डायरेक्ट पूछेंगे आपसे सेक्शन 19, 21 बहुत पूछते हैं ये। वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी
and interest there is created in favor of a person to take effect only on the happening of an specified uncertain event, or if a specified uncertain event shall not happen. ठीक, such person thereby acquires a contingent interest in the property. Such interest become a vested interest in the formal case on the happening of the event, and in the later case when the happening of the event becomes impossible. ठीक, तो अब देखो सिंपल सी चीज, कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट क्या बोलता है कि एक इवेंट है, वो इवेंट होगा या नहीं होगा। इन शॉर्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की जा रही है और एक इवेंट के ऊपर इस सारी कंडीशन डिपेंड करती है। एक स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट है। फर्स्ट क्या बोलता है, टू टेक इफेक्ट ऑन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, हैपनिंग या फिर नॉट हैपनिंग, बी शैल नॉट हैपन। ठीक है, अब यहां पे कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ट्रांसफर किया तब कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट था, बट जब हैपनिंग वाली बात है, अगर वो चीज हैपन हो गई तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर जाएगा। और शैल नॉट हैपन में नहीं हुई या इम्पॉसिबल हो गया कि अब हो ही नहीं सकती है, तो वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेक्शन 19 और 21 के थोड़े डिफरेंस देख लो। 19 बेसिकली प्रेजेंट के बारे में बात करता है, 21 फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। 19 ट्रांसफरेबल होता है, ठीक, 21 भी ट्रांसफरेबल है। 19 हेरिटेबल है, 21 नॉट हेरिटेबल है। 19 में ये इंटरेस्ट अटैच्ड एंड सेल किया जा सकता है एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री के टाइम, बट 21 कैन नॉट बी अटैच और सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके आगे तब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द सक्सेस लॉ एकेडमी। तो अब हमने लास्ट लेक्चर में कॉन्टीजेंट वेस्टेड इंटरेस्ट ये चीजें पढ़ी थी। अब हमने सेक्शन 22 से स्टार्ट करना है। ठीक, तो सेक्शन 22 क्या बोलता है, ट्रांसफर टू मेंबर ऑफ अ क्लास हु अटेन अ पर्टिकुलर एज। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लीजिए, वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ अ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सच मेंबर। ठीक, एक क्लास ऑफ मेंबर है, उनके लिए एक इंटरेस्ट बना दिया गया, ओनली ऑफ अ क्लास एज शैल अटेन अ पर्टिकुलर एज, एक कोई पर्टिकुलर एज रखी है। ठीक, such interest does not vest in any of the member of the class who has not attained that age। तो एक क्लास ऑफ मेंबर है, फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, उनके लिए एक ट्रांसफर किया गया, एक पर्टिकुलर एज रख दी गई, फॉर एग्जांपल 20 साल की रख दी गई। 5 है, 5 नहीं है, तो जिन्होंने वो एज अटेन नहीं की उनको ट्रांसफर नहीं होगा, बाकियों को हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 23 क्या बोलता है, ट्रांसफर कॉन्टीजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। ठीक, सेक्शन 23 बोलता है ट्रांसफर कॉन्टीजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। ये आपसे 22, 23, 24 की हेडिंग नहीं पूछेंगे, इल्यूस्ट्रेशन देख के जरूर पूछ सकते हैं कि क्या होगा, तो इसलिए इनको समझ लीजिए। वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इज टू एक्वायर टू अ स्पेसिफाइड पर्सन इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शैल हैपन। ठीक, एंड नो टाइम इज मेंशन्ड, यहां पे लिखा है नो टाइम इज मेंशन्ड, तो सेक्शन 23 तब अप्लाई करेगा जब टाइम मेंशन ना हो। अगर टाइम मेंशन होता क्या होता, तो हमेशा याद रखना तब सेक्शन 21 अप्लाई होता। फॉर द occurrence of that event the interest fail unless such shall event happen before or at the same time as the intermediate or precedent interest cease to interest। अब ये जो दो वर्ड आते हैं, इंटरमीडिएट और प्रेसिडेंट, इसका मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट मींस ट्रांसफर बिटवीन मोर देन 2 पर्सन, मान लो आप, ओ सॉरी, इंटरमीडिएट मींस ट्रांसफर बिटवीन 2 पर्सन और प्रेसिडेंट मींस मोर देन 2 पर्सन, 3 लोगों में, 4 लोगों में। ठीक है, अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं सेक्शन 23 को। ठीक, सेक्शन 23 देखो, ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बी को, आगे सी को। ठीक,
और कंडीशन रख दी इफ बी मैरी, वो सॉरी इफ सी मैरी बिफोर द डेथ ऑफ बी। ठीक, बी के मरने से पहले अगर सी शादी कर लेगा तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, सिंपल सी चीज। तो क्या होता है, अगर सी मैरी कर लेता है बिफोर द डेथ ऑफ बी तो ट्रांसफर हो जाएगा, बी को इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक, अगर नहीं करता तो नहीं होगा, मींस इंटरेस्ट ट्रांसफर फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल से मैंने आपको सेक्शन 23 समझाया। सेक्शन 23 को रियल प्रॉपर्टी रूल भी बोलते हैं। ठीक, सेक्शन 23 को रियल प्रॉपर्टी रूल भी बोलते हैं। और याद रखना, यहां पे टाइम नहीं दे रखा होगा, यहां पे टाइम नहीं दे रखा होगा तब सेक्शन 23 अप्लाई करेगा। अगर टाइम दे रखा होता तो सेक्शन 21 अप्लाई करता, तो सेक्शन 21 अप्लाई करता। ठीक, और ट्रांसफेरी को क्या मिलता है यहां पे, अगर आपसे पूछा जाए तो ट्रांसफेरी को कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट मिलता है, ट्रांसफरी को कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज सेक्शन 24। 24 क्या बोलता है, ट्रांसफर टू सच ऑफ सर्टेन पर्सन एज सर्वाइव at some period not specified, where on a transfer of property and interest therein to accrue to such of certain person as shall be surviving at some period, but the exact period is not specified, the interest shall go to such of them as shall be alive when the intermediary or precedent interest cease to exist unless a contrary intention appears from the terms of the ट्रांसफर। ठीक, अब इसको भी एग्जांपल से हम समझते हैं तो हमें ज्यादा इजी से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल, ए ने प्रॉपर्टी बी को फॉर लाइफ ट्रांसफर की, तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी सी और डी को जाएगी। ठीक, अब सी टाइम नहीं दे रखा, बट सिंपल सी चीज, हूसोएवर सर्वाइव। ठीक, जो सर्वाइव करेगा उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। मींस जब बी की डेथ होती है, सी और डी में जो जिंदा होगा उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक, अब ये देखो, फॉर एग्जांपल क्या सरकमस्टांसेस बनेंगे, सी और डी दोनों सरवाइव करते हैं तो दोनों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक, बट इनमें से एक, फॉर एग्जांपल सी सरवाइव नहीं करता, सिर्फ डी सरवाइव करता है, तो डी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक, फिर डी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। अब हम जब कह रहे हैं ए बी सी डी, अब इन दोनों को प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर हो रही है, डी की डेथ के टाइम ये दोनों सरवाइव करते हैं और इन दोनों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, तो किस रेशियो में होगी, तो किस रेशियो में होगी, अगर रेशियो कोई मेंशन है उसमें, अगर मेंशन नहीं है तो इक्वली 50-50। ठीक, तो ये था आपका सेक्शन नंबर 24। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 25। अब आता है सेक्शन नंबर 25। सेक्शन 25 क्या बोलता है, कंडीशनल ट्रांसफर। ठीक, सेक्शन 25 क्या बोलता है, कंडीशनल ट्रांसफर। और अगर हम सेक्शन 22, 23, 25 देखें, सारे के सारे ये कॉन्टीजेंट ट्रांसफर भी है। ठीक है, अब कंडीशनल ट्रांसफर क्या, एन इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंडेड अपॉन अ कंडीशन फेल इफ द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन इज इम्पॉसिबल, forbidden by law, is of such a nature that if permitted would defeat the provision of any law, or is fraudulent, or involves, implies injury to person or property of another, or the court regard it as immoral or opposed to the public policy। तो अगर ये चीजें हो रही हैं, ये जो 6 बातें बता रखी हैं, ठीक,
इम्पॉसिबल है, फॉरबिडन बाय लॉ है, डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, फ्रॉड है, इंजरी हो रही है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और इमोरल। तो ऐसी जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या हो जाती है, वॉइड, एज वेल एज ट्रांसफर भी वॉइड हो जाता है। और हमेशा याद रखना, ये मैं आपको चीजें बता दे रहा हूँ, ये जो इलिस्ट्रेशन दे रखी होंगी बेयर एक्ट में, इवन वो टीपीए है, एविडेंस है, आईपीसी है या बीएनएस है, डायरेक्ट यही इलिस्ट्रेशन आपके पेपर में पूछी जाएंगी। और सेक्शन 25 कंडीशनल ट्रांसफर बहुत मुश्किल से पूछा जाता है, बट ये इलिस्ट्रेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो दे रखी हैं बेयर एक्ट में, जो डिस्कस इवन नहीं भी कर पाएंगे, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है हर एक्ट में, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके सेम एज इट इज उठा के दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि क्या होगा। ठीक, अब देखो सेक्शन 25 क्या बोलता है। देखो कंडीशन जो है, कंडीशन तीन टाइप की होती है, पहला कंडीशन प्रेसिडेंट, दूसरा कंडीशन सब्सिक्वेंट, तीसरा कंडीशन कोलेट्रल। ठीक, कंडीशन प्रेसिडेंट, ट्रांसफर होने से पहले आप वो कंडीशन फुलफिल करो फिर ट्रांसफर होता है। कंडीशन सब्सिक्वेंट, ट्रांसफर हो जाएगा और उसके बाद वो फुलफिल करो। कोलेट्रल कंडीशन साथ में ही करनी है साइमल्टेनियसली। ठीक, अब ये क्या बोलते हैं, 6 चीजें आपको बस ध्यान रखनी है सेक्शन 25 में। पहला, इम्पॉसिबल होगी, फॉरबिडन बाय लॉ हो गया, डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, फ्रॉड, इंजरी हो रही है किसी पर्सन या पब्लिक को, या इमोरल अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है। ऐसे केसेस में ये जो कंडीशन है वो वॉइड हो जाएगी, एज वेल एज ट्रांसफर भी वॉइड हो जाएगा, एज वेल एज ट्रांसफर भी वॉइड हो जाएगा। ठीक, अब इसकी इलिस्ट्रेशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम। ए ने लीज दी बी को और एक कंडीशन रखी कि 1 घंटे में 100 माइल्स आपको वॉक करना है, तो ये कंडीशन और ट्रांसफर क्या है, वॉइड। क्यों? क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। ठीक, ए ने बी को 500 रुपए ट्रांसफर किए और बोला कि मेरी बेटी डी जो है उससे शादी करो, बट जिस समय ट्रांसफर किया डी की डेथ हो रखी थी, डी डाइड थी, तो ये ट्रांसफर क्या हो गया, वॉइड हो गया। ठीक, ए ने बी को 500 रुपए दिए और कंडीशन रखी कि सी का मर्डर कर दो। ठीक, अगेन ट्रांसफर क्या हो गया, वॉइड हो गया। ए ने बी को 500 रुपए दिए, ट्रांसफर किए और बोला अपने हस्बैंड को छोड़ दो, अगेन ये ट्रांसफर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा। ये डायरेक्ट इलिस्ट्रेशन आपसे एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में पूछी जाएंगी, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। वैसे कुछ है नहीं, सिंपल सी चीज, आपको ये 6 इसेंशियल्स टाइप के इसके पता है तो सोल्व हो जाएगा। और सेक्शन 25 में क्या होगा, कंडीशन भी वॉइड होगी एज वेल एज ट्रांसफर भी वॉइड होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है सेक्शन नंबर 26। 26 और 27 की अगर बात करें तो ये लो फेवर वेस्टिंग के कंसेप्ट पे है। ठीक, अभी बताता हूँ क्या होता है और देखते हैं 26 क्या। वेयर द टर्म्स ऑफ अ ट्रांसफर of property impose a condition, एक condition है to be fulfilled before a person, means condition precedent है। मैंने आपको पहले बताई condition 3 टाइप की होती है, condition precedent है, and take an interest in the property, the condition shall be deemed to have been fulfilled if it has been substantially compliant। ठीक, अब ये देखो वर्ड है substantially compliant, इंपॉर्टेंट है। अगर सब्सटेंशनली कंप्लाइंट वो कंडीशन फुलफिल कर दी गई है तो इट मींस वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, अब समझते हैं होता क्या। अब देखो सेक्शन 26 और 27 क्या बोलता है, लो फेवर वेस्टिंग, और 28 29 क्या बोलता है, लो डज नॉट फेवर डाइवेस्टिंग। ये प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 26 किस की बात करता है, कौन सी कंडीशन की, कंडीशन प्रीसीडेंट। और क्या बोलता है कि जो कंडीशन है वो सब्सटेंशनली कंप्लाइड हो जाए, मींस 100% कंप्लाइंट नहीं हुई है, 100% फुलफिल नहीं हुई, बट जितनी हो सकती थी वो पूरी हो गई है, जितनी हो सकती थी वो पूरी हो चुकी है। अगर आप बोलो क्या मेजोरिटी होनी चाहिए, अगेन आंसर इज नो, मेजोरिटी का मतलब नहीं होता सब्सटेंशनली कंप्लाइंट। ठीक, इसे एग्जांपल से हम पढ़ते हैं। ए 5000 ट्रांसफर करता है बी को और बोलता है कि आप जब शादी करोगे तो आपको कंसेंट लेनी है सी से, डी से और ई से। ठीक, अब ई की डेथ हो जाती है,
जब बी शादी करता है तो वो कंसेंट ले लेता है सी और डी से। ठीक, अब क्या कंडीशन थी, तीनों से कंसेंट लेना, सी से ले ली, डी से ले ली, बट ए से तो ले ही नहीं सकता क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है। इसको बोलते हैं सब्सटेंशियली कंप्लाइंट। इट मींस डीम्ड कर लिया जाएगा, देखो 100% नहीं हुई बट लॉ डीम्ड कर लेगा कि कंडीशन फुलफिल हो गई है, इस चीज को बोला जाता है सब्सटेंशियली कंप्लाइंट। अब इसी एग्जांपल को मैं आपको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, ए 5000 बी को ट्रांसफर करता और कहता है जब आप शादी करोगे तो कंसेंट लोगे सी डी ई से। बी शादी कर लेता है और शादी करने के बाद कंसेंट लेता है सी डी ई से, तो ये सब्सटेंशियली कंप्लाइंट नहीं हुआ, ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि पहले लेनी थी, कंडीशन प्रीसीडेंट है, लेकिन इन्होंने क्या किया, बाद में किया। ठीक, तो पहले लेनी थी कंसेंट। ठीक, इसी को कभी कभी आपसे प्री में पूछ लिया जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस कौन सा प्रोविजन है, तो दैट इज सेक्शन 26। साइप्रस क्या होता है कि जितनी पास में आ गया, ठीक, एज नियर एज इट इज। ठीक, तो वही है, कंडीशन फुलफिल पूरी नहीं हो जा रही है पर जितनी बाकी बची हुई है वो हम पूरी कर रहे हैं, इसी को बोला जाता है मेटलैंड रूल। तो ये दोनों चीजें याद रखना, प्री में आपसे पूछी जा सकती है। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 27 जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ एसिलरेशन। डायरेक्ट प्री में पूछा जाएगा आपसे डॉक्ट्रिन ऑफ एसिलरेशन कौन सा प्रोविजन है, दैट इज सेक्शन नंबर 27। सेक्शन नंबर 27 डायरेक्ट प्री में पूछेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ एसिलरेशन कौन से प्रोविजन में है या सेक्शन नंबर 27 क्या है, तो क्या है हमेशा याद रखना डॉक्ट्रिन ऑफ एसिलरेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो ट्रांसफर हो रहे हैं, सेम ट्रांजैक्शन से हो रहे हैं, एक पहला एक उसके बाद सब्सिक्वेंट, मतलब उसके बाद हो रहा है। फॉर एग्जांपल ए प्रॉपर्टी बी फिर सी, और ये दोनों जो हो रहा है ये सेम ट्रांजैक्शन से हो रहा है, ये दोनों सेम ट्रांजैक्शन से हो रहे हैं। तो हमेशा याद रखना दो ट्रांसफर हो रहे हैं, एक प्रायर ट्रांसफर एक अल्टीरियर ट्रांसफर, ठीक, और हो सेम ट्रांसफर से रहे हैं। ठीक, अब इसमें होता क्या है, देखो एग्जांपल से बताता हूँ। ए ने ये प्रॉपर्टी है, बी को ट्रांसफर की, फिर सी को, फिर उसके बाद डी को। ठीक, बट फॉर एग्जांपल बी अभी जिंदा था और सी की डेथ हो गई, बी अभी जिंदा था सी की डेथ हो गई, तो ये ट्रांसफर डायरेक्ट डी को हो जाएगा, जबकि सी को होना था ना, अब सी को नहीं होगा क्योंकि वो उसकी डेथ हो गई है, तो ये डी को ट्रांसफर चला जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ए है, इसने 500 रुपए दिए बी को और बोला लीज एग्जीक्यूट करो विद इन 3 मंथ मेरी डेथ के बाद। अभी ए जिंदा ही था, बी की डेथ हो गई, बी की डेथ हो गई, ए अभी जिंदा है लेकिन एग्जीक्यूट कब करनी थी, जब ए मर जाएगा, बट बी की डेथ हो गई और ए जिंदा है, तो अब ये चीज डायरेक्ट आगे सी के पास चली जाएगी। ठीक, अब यहां पे याद रखना ये जो ट्रांसफर है, ठीक, ये डिपेंड नहीं करता प्रायर ट्रांसफर पर, जो अल्टीरियर ट्रांसफर है वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक, अब इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज इंटेंशन ऑफ पार्टीज। तो अब सेक्शन नंबर 28 आता है। 28 हमेशा 29 के साथ पढ़ा जाता है, 28 हमेशा रेड विद सेक्शन 29, और दोनों किस प्रिंसिपल पे है, लॉ डज नॉट फेवर डाइवेस्टिंग। ठीक, सेक्शन 28 की रीडिंग करते हैं। अल्टीरियर ट्रांसफर मींस लास्ट ट्रांसफर, कंडीशनल ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट। जो लास्ट ट्रांसफर है वो कंडीशनल है हैपनिंग या नॉट हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट। On a transfer of property and interest therein may be created to accrue to any person with the condition superadded that in a case I specified uncertain event shall happen, such interest shall pass to another person, or that in a case I specified uncertain event shall not happen, such interest shall pass to another person। event हो या ना हो उस हिसाब से वो आगे चली जाएगी। सेक्शन 29 क्या बोलता है, fulfillment of condition subsequent an ulterior disposition of the kind contemplated by the last preceding section means section number 28 cannot take effect unless the condition is strictly fulfilled। means जो condition दे रखी है वो पूरी फुलफिल होनी चाहिए, तभी यहाँ पे ये जो वर्ड्स है कंडीशन इज स्ट्रिक्टली फुलफिल, इट मींस लॉ डज नॉट फेवर डाइवर्सिटी। ठीक है, अब देखो सेक्शन नंबर 28 29 आपसे इतना नहीं पूछेगा, ना हेडिंग पूछेगा,
बस आपसे प्रिंसिपल पूछ सकता है, लॉ डज नॉट फेवर डाइवेस्टिंग कौन से प्रिंसिपल कौन से प्रोविजन में है, या फिर आपसे ये इलिस्ट्रेशन पूछी जाएगी। देख लेते हैं। ए ट्रांसफर ₹500 टू बी पेड टू हिम ऑन हिज अटेनिंग हिज मैच्योरिटी और मैरिंग, जब वो मेजर हो जाएगा या शादी करेगा, विद द प्रोवाइजो दैट इफ बी डाइज एज माइनर, अगर वो 18 ईयर्स का नहीं है, माइनर में डेथ हो जाए या शादी कर ले बिना सी की कंसेंट से, तो ये जो 500 है ये डी को चले जाएंगे। तो बी क्या करता है, बी जब 17 ईयर्स का था, मींस माइनर था, तब उसने शादी कर ली, वो भी बिना सी की कंसेंट के, तो अब ये ट्रांसफर क्या होगा, डी को चला जाएगा। ठीक, तो यही हमारा सेक्शन नंबर 28 29 बोलते हैं। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 30 क्या बोलता है, प्रायर डिस्पोजिशन नॉट इफेक्टेड बाय इनवैलिडिटी ऑफ अल्टीरियर डिस्पोजिशन। प्रायर मतलब पहले वाला, फॉर एग्जांपल ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बी को फॉर लाइफ, फिर उसके बाद सी को, तो यहाँ पे अल्टीरियर मीन्स मैंने अभी आपको बताया लास्ट ट्रांसफर हुआ कौन सा, सी वाला। ठीक, तो और प्रायर कौन सा हुआ, बी वाला। प्रायर डिस्पोजिशन नॉट इफेक्टेड बाय इनवैलिडिटी ऑफ अल्टीरियर डिस्पोजिशन मींस ये जो लास्ट ट्रांसफर है अगर ये इनवैलिड है तो इससे पहले वाले ट्रांसफर को फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी वैलिड होगा। ये सेक्शन नंबर 30 बोलता है। ए ट्रांसफर ऑफ फार्म टू बी फॉर लाइफ, ए फार्म अपना ट्रांसफर करता है बी को फॉर लाइफ, इफ शी डज नॉट डिजर्ट हर हस्बैंड टू सी, मींस ए ने ट्रांसफर किया बी को, अगर वो डिजर्ट नहीं करती हस्बैंड को तो ये सी को चली जाएगी। जहां बी से सी को जा रही है जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन है वो एज पर सेक्शन 25 क्या है, इनवैलिड। ठीक, बी इज एंटाइटल्ड टू द फार्म ड्यूरिंग हर लाइफ एज इफ नो कंडीशन हैज बीन इंसर्टेड, लेकिन ये जो पहला वाला ट्रांसफर है प्रायर ट्रांसफर वो वैलिड रहेगा। ये आपको बताता है सेक्शन नंबर 30। दोबारा बता रहा हूं, ए ने ट्रांसफर किया बी को फॉर लाइफ, सी को, उसके बाद सी को, ठीक है, बट सी को जो ट्रांसफर किया वो इनवैलिड है, तो बी वाला ट्रांसफर क्या होगा, वो वैलिड ही रहेगा, वो वैलिड ही रहेगा। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 31। ठीक, अब जब सेक्शन नंबर 31 की बात बोलते हैं तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 मीन 12 इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन नंबर 31। ठीक, on transfer of a property and interest therein may be created with the condition superadded that it shall cease to exist in a case a specified uncertain event shall happen or in a case specified uncertain event shall not happen। अब यहाँ पे इंटरेस्ट की बात की जा रही है। अगेन इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक लिमिटेड एक एब्सोल्यूट, तो यहाँ पे कौन से हैं, दोनों। यहाँ पे किस इंटरेस्ट की बात की जा रही है, दोनों इंटरेस्ट होंगे ट्रांसफर के टाइम। अब इसे इलिस्ट्रेशन में देख लेते हैं जो पूछी जाएंगी। मैं अगेन दोबारा आपको बता रहा हूँ, जितनी इलिस्ट्रेशन होगी टीपीए में वो बहुत अच्छे से कर लेना, सेम एज इट इज आपके एग्जाम्स में आएंगी, चाहे वो टीपीए हो, चाहे एविडेंस हो, चाहे आईपीसी हो, चाहे बीएनएस हो, चाहे बीएसए हो, इवन कॉन्ट्रैक्ट में भी यही होता है। तो सेम इलिस्ट्रेशन आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगी, इसलिए अच्छे से इलिस्ट्रेशन देखना, एक एक इलिस्ट्रेशन 3 बार देखना, 3 बार रीड करना, क्योंकि यही आपके पेपर में आनी है, कुछ चेंज भी नहीं होगा। ए देखते हैं, ए ट्रांसफर ऑफ फार्म टू बी फॉर लाइफ मींस ये लिमिटेड इंटरेस्ट है, ठीक, विद द प्रोवाइजर दैट इन अ केस बी कट डाउन अ सर्टेन वुड द ट्रांसफर शैल सीज टू हैव एनी इफेक्ट। ठीक, मतलब अगर ए ने लीज दे दी बी को अपने फार्म की और कंडीशन लगा दी कि भाई आप कोई भी वुड नहीं कट करोगे, और अगर कट करोगे ये ट्रांसफर खत्म हो जाएगा। बी कट डाउन द वुड, अब क्या होगा, बी लूजेस हिज लाइफ इंटरेस्ट इन द फार्म। ठीक, बी देखते हैं, ए ट्रांसफर ऑफ फार्म टू बी प्रोवाइडेड दैट इफ बी shall not go to England within 3 years after the date of the transfer। जिस दिन ट्रांसफर किया ये एब्सोल्यूट इंटरेस्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल सेल या गिफ्ट। ठीक, तो जिस दिन डेट ऑफ ट्रांसफर है उसके 3 साल में आपको इंग्लैंड जाना है। ठीक,
हिज इंटरेस्ट इन द फर्म शैल सीज, अगर नहीं गए तो ट्रांसफर ये खत्म हो जाएगा, इंटरेस्ट जो है खत्म हो जाएगा। बी डज नॉट गो टू इंग्लैंड विद इन द टर्म प्रिस्क्राइब, विद इन 3 years वो नहीं गया, ठीक, हिज इंटरेस्ट इन द फर्म सीज, ठीक है। अब सेक्शन 31 जो है, आप कह सकते हो सेक्शन 32 के साथ पढ़ा जा सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो कंडीशन लग रही है कि लकड़ी नहीं काटोगे, आपको इंग्लैंड जाना है, 32 बताता है बस ये कंडीशन इनवैलिड नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब आ जाओ एक बार सेक्शन नंबर 33 में, सेक्शन नंबर 33, ठीक। 33 बात करता है ट्रांसफर कंडीशनल ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट, नो टाइम बीइंग स्पेसिफाइड फॉर द परफॉर्मेंस। अगर टाइम दे रखा होता तो क्या हो जाता, वो सेक्शन नंबर 21 पे चला जाता, ठीक। और इस प्रोविजन को हम बेसिकली बोलते हैं डीम्ड नॉन परफॉर्मेंस, डीम्ड नॉन परफॉर्मेंस, ठीक। एक बार रीडिंग कर लेते हैं। वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी an interest therein is created subject to a condition that the person taking it shall perform a certain act, but no time is specified for the performance of the act. The condition is broken when he render impossible, permanent or for an indefinite period the performance of the act, ठीक। अब इसको एग्जांपल देके समझाता हूं, और एग्जांपल बहुत बार प्री में पूछा भी जा चुका है। ए ट्रांसफर कर रहा है बी को, ठीक, और कंडीशन ये लगाई जा रही है कि जो बी है, ठीक, वो मैरी करे जी से, बी शादी कर ले जी से, ठीक। ए वो सॉरी बी शादी कर लेता है बट जी से नहीं करता, या वो शादी ही नहीं कर रहा, तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फेल, ठीक। ये जो ट्रांसफर है फेल हो जाएगा, डीम्ड नॉन परफॉर्मेंस मान ली जाएगी। अब एक तरफ बी ने शादी कर ली फॉर एग्जांपल किसी और से, सी से, ठीक, तो अब ऑलरेडी मैरिड है तो इम्पॉसिबल हो गया, ये तो अब हो ही नहीं सकती ना शादी, उसको डाइवोर्स देगा फिर करेगा, वो चीज हम नहीं देख रहे अभी, वो तो अजम्पशन प्रिजम्पशंस में है, ठीक। दूसरी चीज बी शादी ही नहीं कर रहा, इनडेफिनेट पीरियड तक वो शादी नहीं कर रहा, क्या करोगे आप, ठीक। तो सिंपल सी चीज, ऐसा ट्रांसफर क्या हो जाएगा आपका, ऐसा ट्रांसफर फेल हो जाता है, ठीक है, ऐसा ट्रांसफर फेल हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं डीम्ड नॉन परफॉर्मेंस। अब सेक्शन नंबर 34 देख लेते हैं। ट्रांसफर कंडीशनल ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट time being specified where an act is to be performed by a person either as a condition to be fulfilled before an interest created on a transfer of property is enjoyed by him, or as a condition on the non-fulfillment of which the interest is to pass from him to another person. A time is specified for the performance of the act. If such performance within specified time is prevented by the fraud of a person who would be directly benefited by non-fulfillment of the condition, such further time shall as against him be allowed for performing the act as shall be requisite to make up for the delay caused by such fraud. But एक पार्ट यहां तक मान लो, उसके बाद but if no time is specified for the performance of the act, then if its performance is by fraud of a person interested in the non-fulfillment of the condition rendered impossible, indefinite, postponed, the condition shall as against him be deemed to have been fulfilled, ठीक। अब फॉर एग्जांपल ए, इसको डिले हो गया 15 डेज का, इसको डिले हो गया 15 डेज का। अब वो डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके साथ फ्रॉड कर दिया गया, इसके साथ फ्रॉड कर दिया गया। तो लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है आपको 15 डेज एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जो लास्ट डेट थी उससे प्लस हो जाएंगे 15 डेज, क्यों, आपके 15 डेज डिले हुए हैं फ्रॉड की वजह से, इसलिए आपको 15 डेज हम एक्स्ट्रा दे दे रहे हैं। जितनी दिन डिले हुई परफॉर्मेंस उतने दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है।
ये तो पहला पार्ट था एक तरीके का। दूसरा पार्ट क्या बोलता है कि जो ट्रांसफरी है, ठीक, उसने परफॉर्म ही नहीं किया। पहले वाले केस में देखो टाइम फिक्स है, यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं है, यहाँ पे टाइम 15 डेज 20 डेज 30 डेज का डिले हो रहा है, उतना एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, ठीक। बट सेकंड वाले केस में परफॉर्म ही नहीं किया। और क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक, उसके साथ फ्रॉड हुआ है। तो लॉ कहता है यहां पे आप मान लो कि वो परफॉर्म्ड हो गया, डीम्ड परफॉर्मेंस, ठीक, डीम्ड परफॉर्मेंस। यहीं पे एक मैक्सिम आती है, कभी कभी प्री में पूछी जा सकती है, फोरस एट डोलस नेमनी रिचानरी डिबेंड, ठीक। तो अगर ये मैक्सिम पूछे किस प्रोविजन से है तो सेक्शन नंबर 34। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 35, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, ठीक। इसको पढ़ते हैं।